अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, समेदाई क्लास में मैं आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैरियत से होंगे। जी हाँ, मैं भी खैरियत से हूँ। तो बच्चों, आज हम इल्म रियाज़ी में जमात नहम के बाब नंबर 1 में अददी निज़ाम के दूसरे हिस्सा दूसरा पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अपने किताबें, कापियाँ वगैरह अपने साथ रखे हुए हैं। जहाँ-जहाँ ज़रूरी हो आपने नोट करते जाएँ। तो पिछली क्लास में हमने इन मखसूस नुकात के बारे में जानकारी हासिल की थी। सबसे पहले फितरी एदाद या गिनती के एदाद, दूसरा सालिम या मुकम्मिल एदाद के बारे में, इसी तरह से सही एदाद और नातिक एदाद और साथ ही साथ गैर नातिक एदाद के बारे में हमने जानकारी हासिल की थी। इन तमाम को लेते हुए हमने हकीकी एदाद, इसे हकीकी एदाद कहा गया था। तो आज हम इन एदाद को ख़त अददी पर किस तरह से ज़ाहिर कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे हकीकी एदाद में, जो हकीकी एदाद का हमारे पास ग्रोथ था, जिसमें नातिक एदाद थे, गैर नातिक एदाद थे, 2 हिस्सों में बांटा गया था। उसके साथ-साथ नातिक एदाद में हम सही एदाद, मुकम्मिल एदाद और फितरी एदाद, इनको अलग-अलग किया था, इसके गिरोह को। और इन तमाम का जो मजमुआ था, इनका जो अजमा था, उसे हमने क्या कहा था? हकीकी एदाद। तो आज हम हकीकी एदाद को अददी ख़त पर किस तरह से ज़ाहिर करेंगे, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो फितरी एदाद को हम इस तरह से यहाँ पे ख़त अददी पर ज़ाहिर कर सकते हैं। फितरी एदाद 1 से शुरू होते हुए लामहदूद फैले हुए होते हैं। इसी तरह से फितरी एदाद में सिफर को शामिल करते हुए हमने मुकम्मिल एदाद या कामिल एदाद को लिया था। हम उन्हें भी फितरी अददी ख़त पर ज़ाहिर कर सकते हैं। इसी तरह से हमने सही एदाद को भी फितरी अददी ख़त पर ज़ाहिर कर सकते हैं। नातिक एदाद को भी हम अददी ख़त पर ज़ाहिर कर सकते हैं। इसी तरह से मतलब तमाम जो भी एदाद हैं हमारे पास, हम उन्हें अददी ख़त पर ज़ाहिर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब बात नातिक अदद की होती है, तो इसे किस तरह से, हमने जाना था कि नातिक अदद को हम कसरी या अशरी शक्ल में लिखते हैं। तो यहाँ पे अशरी या कसरी शक्ल को किस तरह से हम यहाँ पे ज़ाहिर कर सकते हैं, जिस तरह से हमने फितरी एदाद को ज़ाहिर किया था, उसी तरह से हम नातिक एदाद को भी यहाँ पे ज़ाहिर कर सकते हैं। जैसे कि 2.4 और उसके साथ-साथ दूसरे भी जो हैं, यहाँ मनफ़ी एदाद भी -0.8, 0.8 को भी हम अददी ख़त पर ज़ाहिर कर सकते हैं। -1.4 को ज़ाहिर कर सकते हैं, 2.4 को भी ज़ाहिर कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोई 2 नातिक एदाद के दरमियान मौजूद नातिक एदाद को हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। उसके बाद हम उसे अददी ख़त पर किस तरह से ज़ाहिर किया जाता है, मालूमात हासिल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 सही एदाद के दरमियान नातिक एदाद किस तरह से हम ले सकते हैं और उनके दरमियान मौजूद नातिक एदाद को किस तरह से मालूम किया जा सकता है, इसकी जानकारी आप हासिल करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ 3 और 4 ले रहा हूँ। 3 और 4 के दरमियान कोई 3 नातिक एदाद को मालूम करो। सवाल के मुताबिक यहाँ पे 3 और 4 लेंगे। सबसे पहले 3 और 4 का औसत हासिल करेंगे। 3 और 4 का औसत हासिल करने के लिए उसे जमा करना पड़ेगा। 3 जमा 4 औसत के लिए बटे 2 हमने लिया। तो इस तरह से हमें हासिल हुआ 7/2।
अब यहाँ पे 3 और 7/2 का औसत हासिल करेंगे। 3 और 7/2 जो हमें ऊपर की तरफ हासिल हुई थी, उसे यहाँ पे हम नीचे की तरफ 3 और 7/2 का औसत जब हासिल करेंगे, तो यहाँ पे 7/2 जमा 3/2 हमने 1/2 इस तरह से लिया है। तो यहाँ पे 1/2 ज़रब 2 तिया 6 जमा 7 यहाँ पे इस तरह से 7 जमा 6/2 ज़रब 1/2 तो 1/2 यहाँ पे 7 जमा 6 यानी 13/2। इसे जब हम ज़रब करेंगे आपस में दोनों कसरों को तो हमें हासिल हुआ 13/4 हमें हासिल हो रहा है। अब तीसरा जो स्टेप है यहाँ पे 7/2 और 4 का औसत हम हासिल करेंगे। 7/2 और 4 का मतलब हम 3 और 4 के दरमियान जो ले रहे हैं, इसलिए हम 7/2 और 4 का औसत हम हासिल करेंगे। तो हमें 1/2 7/2 जमा 4 जब हम इसको जमा करके 1/2 से ज़रब करेंगे तो यहाँ पे 1/2 ज़रब 7 जमा 8/2 जब हासिल होता है, जब हम इसकी तहसीब करेंगे या इसे हल करेंगे 1/2 ज़रब 15/2 जब हासिल होगा हमें तो इसे हल करने के बाद 15/4 हमें हासिल हो गया। तो यहाँ पे गौर करने की बात क्या है, 13/4 और 15/4 जो हमें हासिल हो रहा है, यहाँ पे 3 और 4 के दरमियान कोई 3 नातिक एदाद को लिखो, ये हमारा सवाल था। तो हम 13/4 उसके बाद हमें हासिल हुआ था 13/4 7/2 उसके बाद 15/4। तो हम इस तरह से 3 और 4 के दरमियान मौजूद कोई 3 नातिक एदाद हम इस तरह से मालूम कर सकते हैं। 3 और 4 ये मुतवातर एदाद थे, इसके दरमियान जो हैं 13/4 7/2 और 15/4 हमें ये 3 एदाद इस तरह से 3 और 4 के दरमियान हम हासिल कर लिए। तो लिहाजा 3 और 4 के दरमियान पाए जाने वाले 3 नातिक एदाद 13/4 7/2 और 15/4 हम हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए एक दूसरी मिसाल लेंगे। 2 कसरी एदाद जिनके नसब-नुमा मसावी हों, यहाँ पे तब्दीली करके हमने क्या लिया है, यहाँ पे दूसरी किस्म में 2 कसरी एदाद जिनके नसब-नुमा मसावी हों के दरमियान मौजूद नातिक एदाद। नसब-नुमा जब मसावी होते हैं तो हम किस तरह से कर सकते हैं? तो मिसाल यहाँ पे -7/11 और 2/11 के दरमियान मौजूद कोई 5 नातिक एदाद लिखो या मालूम करो। तो यहाँ पे -7/11 और 2/11 में नसब-नुमा 11 मसावी है। तो यहाँ पे हम इसे हल किस तरह से करेंगे? चूंकि दिए गए नातिक अदाद के नसब-नुमा हमारे पास मसावी है, तो इसलिए रास्त तौर पर हम नातिक अदाद लिख सकते हैं। डायरेक्टली हम लिख सकते हैं इसके अंदर। किस तरह से लिखेंगे? 2 -7/11 उससे कम मतलब -6/11 -5/11 -4/11 और -3/11 इसी तरह से -2/11 -1/11 0/11 मतलब 0 1/11 और 2/11 हम इस तरह से यहाँ पे अगर उनके नसब-नुमा मसावी होने पर हम रास्त तौर पर इसके दरमियान मौजूद नातिक एदाद हासिल कर सकते हैं। तो बच्चों इसी तरह से मिसाल नंबर 2 3/5 और 4/5 के दरमियान कोई 5 नातिक एदाद मालूम करो। सवाल क्या है? 3/4 और 3/5 और 4/5 के दरमियान कोई 5 नातिक एदाद हासिल करो। यहाँ पे एक गौर करने की बात क्या है, यहाँ भी नसब-नुमा मसावी है। 3 और 4 के दरमियान हम किस तरह से करेंगे देखेंगे। तो नसब-नुमा मसावी हैं, लेकिन शुमार कुनिंदा यहाँ भी मुतवातर है। शुमार कुनिंदा यहाँ पे मुतवातर हैं। तो इसके लिए कोई 5 दिया गया है। सवाल में कोई 5 नातिक अदद मालूम करो। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 5 में 1 जमा करने पर हमें 6 हासिल होगा। कोई 5 दिया गया है तो 1 जमा करने पर हमें 6 हासिल होगा। इस तरह से हमें लेना चाहिए। अब दिए गए कसर के नसब-नुमा शुमार कुनिंदा को 6 से ज़रब करेंगे। जब हासिल हमें 6 हासिल हो रहा है, हमें 6 से ज़रब करेंगे तो हमें क्या हासिल होता है?
3/5 दिया गया था, 3/5 और 4/5 के दरमियान 3/5 जरब 6/6 मसावी हो गया। यस, बिल्कुल सही। 3 6 18 और 5 छक्के 30, एक कसर हमें हासिल हो गई। इसी तरह से 4/5 को भी हम 6/6 से जब ज़रब देंगे तो 6 चौक 24 और 5 छक्के 30, हम एक दूसरी कसर, नई कसर हासिल होगी। तो यहाँ पे 18/30 और 24/30 हमें दो नई कसरें हासिल हो गई, जिनके नसबनुमा अब भी मसावी हैं। तो यहाँ पे इसलिए मिसाल नंबर 1 में जब हमने रास्त तौर पर नातिक अदद हासिल किए थे, यहाँ पे हमारे शुमार कुनिंदा में 18 और 24 इसके दरमियान फ़र्क हमें हासिल हो रहा है। हालाँकि 3/5 और 4/5 मुतवातर थे, वहाँ पे हासिल नहीं हो रहा था, इसलिए हमें इसे इस तरह से तब्दील कर लिए। तो यहाँ पे रास्त तौर पर जिस तरह से हमने मिसाल नंबर 1 में किया था, उसी तरह से हम लिख सकते हैं 18/30, 19/30, 20/30, बिल्कुल 21/30, 22/30, 23/30, आखिर में 24/30। इसका मतलब है 4/5, 18/30 मतलब 3/5। हम इस तरह से इसके दरमियान कोई 5 नातिक-ए-दाद हासिल कर सकते हैं। 5 दिया है, वहाँ पे बदल कर आपको 6 7 दे सकता है, 3 2 भी दे सकता है। तब हमें क्या करना है, उसमें जमा 1 करके उसे आपस में शुमार कुनिंदा और नस्ब-नुमा को ज़रब करने पर हमें नई कसरें हासिल होती हैं, उनके दरमियान हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम देखते हैं एक तीसरी मिसाल, एक तीसरी किस्म किस तरह से है। 2 अशरी एदाद, यहाँ पे हम नातिक ले रहे हैं, इस बात का ख़याल रहे कि दरमियान मौजूद नातिक एदाद मालूम करना। यहाँ पे अशरी है, इससे पहले हम कसर में लिए थे, यहाँ पे अशरी एदाद हैं जो नातिक हैं, के दरमियान मौजूद नातिक एदाद को हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं। तो मिसाल यहाँ पे 0.1 और 0.11 के दरमियान नातिक एदाद मालूम करो, हमें सवाल दिया गया है। तो हमें इसे किस तरह से हल करना चाहिए बच्चों, देखेंगे। तो यहाँ पे अशारिया 1 को हम, यहाँ पे क्या है, 0.1 को हम क्या लिख देते हैं, अशारिया 0.1 सिफर की शक्ल में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 0.1 को 0.1 सिफर सिफर की शक्ल में लिख सकते हैं। तो इसी तरह से अशारिया 0.11 जो दिया गया था, उसे हम 0.11 सिफर की शक्ल में भी लिख सकते हैं। मतलब उसके अशरी मुकाम हम मसावी कर रहे हैं। यहाँ पे 0.1 सिफर नहीं बल्कि 0.1 सिफर सिफर है, और दूसरा 0.11 की जगह हमने 1 सिफर लिया है। उनके अशरी मुकाम को, यानी 3 मुकामात को हमने मसावी कर लिया है। तो इस तरह से हमने यहाँ अशरी मुकाम को मसावी किया है। इसलिए अशारिया 1 और 0.11 के दरमियान मौजूद नातिक अदद को हासिल करने के लिए हम रास्त तौर पर यहाँ पे आ सकते हैं। 0.1 मतलब 0.1 सिफर सिफर लिया गया था, तो 0.1 उसके बाद 0.1, बिल्कुल 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 सही, 0.1 सिफर 2, फिर 0.1 सिफर 3, 0.1 सिफर 4, 0.1 सिफर 5, 0.1 सिफर 6, 0.1 सिफर 7, 0.1 सिफर 8, 0.1 सिफर 9, और आखिर में हम यहाँ पे 0.1 सिफर सिफर, यहाँ पे उसके बाद 0.1 सिफर। इस तरह से हम इसके दरमियान मौजूद नातिक अदाद को अशरी नातिक अदाद के दरमियान हम इस तरह से मालूम कर सकते हैं। तो इसी तरह से एक दूसरी मिसाल हम पिछली क्लास में हम यहाँ पे जान चुके हैं, किस बात के लिए यहाँ पे, कि गैर नातिक एदाद किसे कहते हैं। गैर नातिक एदाद किसे कहते हैं, जिसे हम P/Q की शक्ल में नहीं लिख सकते, और जहाँ पे Q गैर मसावी है सिफर के। नातिक एदाद के लिए भी वही तारीफ है, लेकिन यहाँ उसे P/Q की शक्ल में हम जाहिर नहीं कर सकते। तो एक अदद गैर नातिक कहलाता है। कब वो गैर नातिक कहलाता है, अगर उसको P/Q की शक्ल में न लिखा जा सके। जहाँ P और Q क्या होते हैं, सही एदाद होते हैं, और Q गैर मसावी होता है सिफर के। तो गैर नातिक एदाद के गिरोह को हम Q' से जाहिर किया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं पाइथागोरस यूनान
के सामोसा का बाशिंदा था, जो अपने कायमतुल ज़ाविया के मसले के लिए मशहूर। उसके पैरोकारों ने सबसे पहले गैर नातिक एदाद की दरियाफ्त की थी, लेकिन इन एदाद को राज रखा गया था। एक किस्सा ये भी मशहूर है कि इन्हीं पैरोकारों में से एक, जिसका नाम हिप्पोसिस था, हिप्पोसिस ने अपने तौर से गैर नातिक एदाद दरियाफ्त कर लिए थे। उनके पैरोकारों में था, तो वो अपने तौर पर उसने गैर नातिक एदाद दरियाफ्त कर लिए थे। और मखम्मस के रासों से बना सितारा और सितारों में फिर मकम्मस, इस तरह से एक शक्ल उसने उस पर गौर किया था। उसकी जानकारी हासिल की थी कि यहाँ पे किस तरह से मखम्मस के रासों से बना सितारा और सितारों में फिर मखम्मस, इस तरह से हिप्पोसिस ने लामहदूद मखम्मस और सितारे के इंकशाफात करने और गैर नातिक एदाद के राज को फाश करने के अवज में इसे पानी में डुबोकर कत्ल किया गया था। पैथागोरस का एक पैरोकार हिप्पोसिस था, जिसे कत्ल किया गया था महज इसलिए कि उसने गैर नातिक एदाद के राज को फाश किया था। पैथागोरस के पैरोकारों ने साबित किया कि जजर 2 या √2 एक गैर नातिक एदाद है। तकरीबन 50 साल बाद थियोडरस नामी और एक रियाजीदान ने उसने ये दिखाया कि सिर्फ जजर 2 ही नहीं, बल्कि जजर 3, जजर 5, जजर 6, जजर 7, जजर 8, जजर नहीं, बल्कि जजर नहीं, बिल्कुल सही है, जजर 9 नहीं बल्कि वो 3 हो जाता है। जजर 10, जजर 11, जजर 12, जजर 13, इसी तरह से ये भी क्या हैं, गैर नातिक एदाद ही हैं। तो इस तरह से एक थियोडरस का गैर नातिकी चक्कर आप देख रहे हैं। यहाँ पे थियोडरस का एक गैर नातिकी चक्कर जो है बहुत ही मशहूर है और बहुत ही दिलचस्प है। यहाँ पे कुदरत में पाए जाने बहुत से चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप अगले असबाक में उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे जो कुदरत में मौजूद कई अशिया की अक्कासी करता है। मशहूर नातिक अदद पाई की जानकारी हमारे पास यहाँ पे पाए है, बहुत जगह यहाँ पे ज्योमेट्री में देखते हैं पाई की जानकारी हजारों सालों से यहाँ पे थी, मौजूद थी इसकी, लेकिन इसका सबूत जो दिया गया था 1700 के आखिर में J.H. लैम्बर्ट और A.M. लेजेंड्रे ने दिया। इसका सबूत 1700 सदी में। तो यहाँ पे वाई सुन ले, J.H. लैम्बर्ट और A.M. लेजेंड्रे पाए जो एक मशहूर नातिक अदद है, इसके बारे में उन्होंने इसका सबूत दिया था। वाइस 1870 में दो जर्मन रियाजीदान जॉर्ज कैंटर और रिचर्ड डेडेकैंड ने 1870 में दो जर्मन रियाजीदान जॉन कैंटर और रिचर्ड डेडेकाइंड ने इन्होंने क्या किया था, इन्होंने दिखाया कि हर हकीकी अदद के नज़ीरी हकीकी अददी खत पर एक नुक्ता होता है। हर हकीकी अदद के नज़ीरी हकीकी अददी खत पर सिर्फ एक नुक्ता होता है, मतलब एक नुक्ते पर दो अदाद नहीं हो सकते। इसके बरअक्स यहाँ पे क्या दिखाया गया था कि हकीकी अददी खत पर हर एक नुक्ते के नज़ीरी एक और सिर्फ एक नुक्ते का वजूद हो सकता है, हकीकी अदद का वजूद हो सकता है। तो इसे किसने समझाया था? यहाँ पे जॉर्ज कैंटर और डेडेकाइंड जर्मनी के रियाजीदान थे। कोई दो हकीकी अदाद के दरमियान लामहदूद अदाद मौजूद होते हैं। हमने देखा इससे पहले कि दो हकीकी अदाद के दरमियान लामहदूद अदाद मौजूद होते हैं और इन्हें अददी खत पर जाहिर किया जा सकता है। हकीकी अदाद हैं एक और दो हैं, -1 है, 4 है, कोई दो हम -1 -2 लेंगे, -3 -4 लेंगे, कोई भी दो अदद हम अगर ले रहे हैं तो उनके दरमियान भी यहाँ पे लामहदूद एदाद मौजूद होते हैं और इन्हें हम अददी खत पर जाहिर भी कर सकते हैं। गैर नातिक एदाद को भी हम अददी खत पर जाहिर कर सकते हैं। इसे किस तरह से जाहिर किया जाता है हम देखेंगे आज यहाँ। गैर नातिक एदाद को अददी खत पर जाहिर करना किस तरह से जाहिर करेंगे? आप अपने कंपास
स्केल, पेंसिल इसके साथ तैयार रहिए। इसका मौजना कीजिए ये किस तरह से इसकी तश्कील होती है। यहाँ एक के बाद दिख रहे। यहाँ सबसे पहले मैं मिसाल ले रहा हूँ ज़र 2 की, ठीक है। सबसे पहले एक खत स्केल के जरिए हम एक खत लेंगे। एक कता खत को लिया गया है, देखिए। हमने यहाँ कुछ निशानात लिए एदाद को जाहिर करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे -2, -1, सिफर, 1, 2 अददी खत पर जाहिर किया है। इसे अददी खत ही समझेंगे। उसके बाद सिफर को नुक्ता ए मान लिया गया है। इसी तरह से 1 को बी मान लिया गया है। अब ए और बी को जोड़िए जिसका नाम 1 इकाई है। अब इसी तरह से हम नुक्ता बी पर चांदा रखते हुए उमूदन 90 दर्जे, उमूदन यानी 90 दर्जे एक खत लेंगे। बी से ऊपर की जानिब हमने एक खत लिया है जो ए बी के मसावी है, मतलब ओ भी एक इकाई है। हम इसे नुक्ता सी नाम देंगे। अब ये और सी को जोड़ लेंगे। ए और सी को जोड़ा गया, इस तरह से जोड़ लेंगे। अब यहाँ पे ए बी एक इकाई है, बी सी एक इकाई है, तो ए सी कितना होगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि फीसागोरस के मसले की राव से कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में बितरपर का मुरब्बा बाकी दो जिलों के मुरब्बों के मजमूए के मसावी होता है। तो इस बिना पर यहाँ पे ए बी सी एक कायम मुसल्लस है। तो यहाँ पे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का मुरब्बा मसावी होगा ए बी का मुरब्बा जमा बी सी का मुरब्बा। हमें ए सी हासिल करना है तो हमें मालूम है कि ए बी एक इकाई है, इसी तरह से बी सी भी एक इकाई है। एक स्क्वायर जमा एक स्क्वायर मसावी होगा ए सी स्क्वायर मसावी होगा 2। यहाँ पे नीचे की तरफ आ गया है, खैर कोई बात नहीं। अब ए सी कितना होगा ज़र 2, हमें यह हासिल हुआ कि ए सी ज़र 2 है, ठीक है। तो ए सी की इकाई हमें हासिल हुआ कि ए सी का नाप हमें ज़र 2 है। अब हम कंपास लेंगे। कंपास की सुई को नुक्ता ए पर रखते हुए सी से गुजरता हुआ, सुई को ए पर रखते हुए सी से गुजरता हुआ एक कॉस खींचेंगे जो हमारे अददी खत को कता कर रहा है। कॉस अददी खत को जिस मुकाम पर कता करता है उसका नाप यहाँ पे कितना है, ए से लेकर अगर हम देखेंगे तो ज़र 2 को जाहिर करता है। तो इस तरह से हम गैर नातिक एदाद, यहाँ पे मिसाल ज़र 2 ली गई थी, को खते अददी पर हम इस तरह से जाहिर कर सकते हैं। गैर नातिक एदाद को खती अददी पर जाहिर करने के लिए मैं यहाँ पे एक दूसरी मिसाल ले रहा हूँ। ज़र 3, हम ज़र 3 को किस तरह से जाहिर कर सकते हैं। इसी तरह से अददी खत पर सबसे पहले हम एक अददी खत लेंगे, अददी खत की तश्कील करेंगे जिस तरह से हमने पहली मिसाल में लिया था। मसाई हिस्सों में तकसीम करने के बाद -2, -1, सिफर, 1, 2 इस तरह से लिया गया है। ठीक उसी तरह से हमने यहाँ पे सिफर को नुक्ता ए मान लिया और 1 के लिए नुक्ता बी मान लिया गया। अब ए और बी को जोड़ा गया जिसकी इकाई कितनी है, बिल्कुल सही, इकाई 1 है। इसी तरह से हमने क्या किया था यहाँ पे दूसरे मरहले में, यस बिल्कुल सही, बी पर एक उमूद लिया गया था, बी पर एक उमूद खींचा गया था जिसकी इकाई भी 1 है।
और उसे सी से सी नाम दिया गया था। अब AC को जोड़ा गया, हम जानते हैं AC हमें कितना हासिल हुआ था, फिसागोरस के मसले के तहत AC ज़ज़र 2 उसकी कीमत या उसकी कदर कितनी थी, ज़ज़र 2 थी। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हुए हमें इस मिसाल में ज़ज़र 3 की कीमत हासिल करना है। ज़ज़र 3 की कीमत नहीं बल्कि ज़ज़र 3 को खत अददी पर ज़ाहिर करना है। तो हम देखेंगे यहाँ पे AC के उमूद 1 इकाई, AC के उमूद 1 इकाई वाला मतलब वो BC के मसावी हो। हमने यहाँ भी चांदा और स्केल का इस्तेमाल करते हुए तश्कील की है और उसे D नाम दिया है। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल A और D को जोड़ लेंगे। A और D को जोड़ने के बाद अब हमारे पास फिर फिसागोरस के मसले की रौ से, फिसागोरस का मसला क्या कहता है, कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में वितर पर का मुरब्बा बाकी दो जिलों के मुरब्बे के मजमुए के मसावी होता है। तो हमारे लिए यहाँ पे दूसरा कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस कौन सा है, ACD जो C पर कायम है। तो इसलिए हमें AD मालूम करना है, तो हम इसे इस तरह से ले सकते हैं AD स्क्वायर मसावी होगा DC स्क्वायर मस्बत AC स्क्वायर। अब AD की कीमत हमें यहाँ पे DC मालूम है, हमें 1 इकाई 1 का मुरब्बा, और AC जो पहले मालूम कर चुके थे ज़ज़र 2 का मुरब्बा, यानी AD स्क्वायर मसावी होगा 1 का मुरब्बा 1 और ज़ज़र 2 का मुरब्बा 2, 1 जमा 2, तो हमें AD मसावी होगा मुरब्बा इस तरफ ज़ज़र हासिल हो गया। तो AD मसावी है ज़ज़र 3 इकाई। अब हमें ज़ज़र 3 हासिल हो चुका है, पहले की तरह बिल्कुल सही। हमें नुक्ता A पर क्या करना है, कंपास की सुई को रखना है। कंपास की सुई को नुक्ता A पर रखते हुए D से गुजरता हुआ एक कौस जो हमारे अददी खत को कता करता है वहां से गुजरना चाहिए। तो जिस मुकाम पर एक कौस कता करता है वहां पे उसकी कीमत कितनी होगी, बिल्कुल कितनी होगी, ज़ज़र 3 हासिल होगी। तो हम इस तरह से ज़ज़र 3 को भी अददी खत पर जाहिर कर सकते हैं। तो आज वॉइस, तो बच्चों आज हमने यहाँ पे एदाद के बारे में, नातिक और गैर नातिक एदाद को अददी खत पर किस तरह से जाहिर करता है इसके बारे में जानकारी हासिल की, और साथ ही साथ दो नातिक और नातिक एदाद के दरमियान, गैर नातिक एदाद के दरमियान नातिक एदाद को किस तरह से मालूम करना है इसके बारे में जानकारी हासिल की, और इसी तरह से दूसरे एदाद के बारे में हमने मतलब दरमियान में किस तरह से नातिक एदाद को हासिल किया जाता है इसके बारे में भी जानकारी हासिल की। ज़ज़र 2 और ज़ज़र 3 को अददी खत पर किस तरह से जाहिर किया जाता है, और कुछ रियाजी दानों के बारे में भी हमने यहाँ पे जानकारी हासिल की। तो यहाँ पे आपको होमवर्क दिया जा रहा है, सबसे पहले 5 और 6 के दरमियान कोई 3 नातिक एदाद आपको लिखना है। इसी तरह से -2/3 और 3/2 के दरमियान कोई 4 नातिक एदाद आपको मालूम करने हैं, लिखना है। 0.2 और 0.25 के दरमियान तमाम नातिक एदाद को आपको लिखना है। ज़ज़र 5 को अददी खत पर आपको जाहिर करना है, और ये हल करके आप अपने उस्ताद को दिखाइए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप शाबाशी हासिल करेंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर।